हम लोगों ने कल क्या क्या पढ़ा? चलिए, मेरा कल था शायद संसदीय स्वरूप। हमारे सरकार का संसदीय स्वरूप का मतलब कल हम लोगों ने समझा दिया। आप जाके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हमारे यहाँ भारतीय संविधान में क्या है, एक संसदीय स्वरूप है। संसदीय स्वरूप मतलब हमारे यहाँ संसद होता है। संसद का क्या मतलब होता है कि मंत्री लोग जाएंगे, चुनाएंगे, इसका चुना के क्या करेंगे, जाएंगे संसद में, फिर हमारे लिए क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये संसदीय स्वरूप है। ये है, क्या है इसका मतलब कि ये संसदीय स्वरूप है। तो हमारे यहाँ क्या है, एक संसदीय स्वरूप है। तो संसद का क्या होता है, क्या कैसे होता है, इसके बारे में हमने काफी चर्चा किया है कि कैसे नेताओं का चुनाव होता है। जबकि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का क्या है कि राष्ट्रपति ऑल इन ऑल, कहाँ अमेरिका वगैरह में राष्ट्रपति ऑल इन ऑल होता है। तो ये हमने बातें पहले से चर्चा कर ली। तो इसके अलावा जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा कि देखिए, संसदीय संप्रभुत्व एवं न्यायिक सर्वोच्चता। देखिए, आप लोग लेक्चर नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या करेंगे, क्योंकि ये आप लोगों के लिए नया टॉपिक है, इसलिए शाम में जाकर या इसको लेक्चर, पुराना लेक्चर को जरूर देखें। फिर भी हम कोशिश करते हैं कि डेली कुछ कुछ चीजों का चर्चा करने का, लेकिन आप लोग कोशिश करेंगे लेक्चर टाइम पे देखेंगे। अब देखिए, यहाँ संसदीय 1 मिनट देखिए, संसदीय संप्रभुत्व एवं न्यायिक सर्वोच्चता, इस यहाँ से लेके हम लोग चलते हैं कि क्या चीजें थी। तो सबसे पहला बात, संसदीय संप्रभुत्व क्या का क्या मतलब होता है, और न्यायिक सर्वोच्चता का क्या, ये सर्वोच्चता है, सर्वोच्चता का क्या मतलब होता है। संप्रभुत्व, 1 मिनट, इसको सबको मिटा देते हैं। देखो, सबसे पहला बात, ये संप्रभुत्ता का क्या अर्थ है। तो संप्रभुत्ता का अर्थ क्या है कि जैसे हम भारत देश में रहते हैं, ठीक है ना, तो हमारा देश एक संप्रभुत्व है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब देश में कोई बात होगा या कोई कानून संबंधी कोई चीजें होगी, तो बाहर के लोग हमारे मैटर में इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अभी हम लोग क्या बोलते हैं, कहीं रहते हैं कि हमरा हमरा अथी में नहीं, हमारे हमारे बीच में आपको टांग नहीं अड़ाना है। क्या बोलते हैं कि हमारे काम में आपको टांग नहीं अड़ाना, हमारे मामला में आपको टांग नहीं अड़ाना है, बोलते हैं कि नहीं, साधारण भाषा में। तो संप्रभुता का यही मतलब होता है कि जब हम अपने घर में कुछ भी कर रहे हो, तो हमको, आपको, दूसरे आदमी को हम अधिकार नहीं देते टांग अड़ाने का। तो संसदीय संप्रभुता का यही मतलब होता है कि हम क्या करते हैं कि किसी दूसरे आदमी के दूसरा आदमी कोई हमारे मामला में टांग नहीं अड़ाए। अच्छा, तो रुक जाओ। तो ये क्या है कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक संप्रभुता। संसदीय संप्रभुता का यही मतलब होता है कि जब हमारा कोई काम होगा, कोई मैटर होगा, कोई भी बातें होगी, चाहे हम कोई अपने देश के लिए कोई कानून बनाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो बाहर के लोग उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये हुआ संसदीय संप्रभुता। तो संसद जो हमारा है, हमारा संसद जहाँ कानून बनता है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है। क्या है, हमारा जो देश में जो कानून बनाएगा, कुछ भी कानून बनाएगा, तो उसमें बाहर के लोग नहीं बोलेंगे, कहने वाले नहीं होंगे आपने ऐसा क्यों कानून बनाया। हम हमारे देश के लिए हमारे नेता अगर कोई कानून बनाता है, उसमें बाहर के दोस्त जैसे अमेरिका का, पाकिस्तान का, इंग्लैंड का, ये लोग नहीं कहेंगे कि आपने ऐसा कानून क्यों बनाया। तो संसदीय संप्रभुता का यही अर्थ होता है कि हम अपने देश के लिए कैसा भी कानून बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय। समझो बात क्या है कि न्यायिक सर्वोच्चता का समन्वय मतलब, ये जो है न्यायिक, सबसे पहले न्याय का मतलब क्या हुआ, न्याय का मतलब हुआ क्या, न्यायालय। न्यायालय मतलब होता है कोर्ट। आपने सुना होगा कोर्ट चले थे, कोर्ट कोर्ट चले जाएंगे, हम कोर्ट चले जाएंगे। तो कोर्ट का क्या मतलब होता है, कोर्ट का ये मतलब होता है कि हमारे यहाँ जो कोई किसी मामला का सुनवाई होता है कोर्ट में, तो हमारे यहाँ न्यायिक सर्वोच्चता है, सर्वोच्चता का समन्वय है। न्यायिक सर्वोच्चता मतलब कि न्यायालय के मामला में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये इसका मतलब होता है। 1 मिनट देखो, समझो मतलब क्या, सरकार का अपना काम है और कोर्ट का अपना काम है। ये सरकार अब इसके कोर्ट के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी, और ये न्यायालय जो है कि संसद के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इसका सिंपल सा मतलब है कि हम दूसरे आदमी एक दूसरे के काम में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये है इसका मतलब। और कितना हवा चल रहा। तो
तो ये है आपका, देखिए। तो सीधा सा बात समझने लायक ये है कि संसद है, एक संसद, संसद का मतलब होता है कि दिल्ली में एक क्या है, संसद भवन हमारा बनाया गया, जहाँ नेता लोग बैठते हैं, हर एक मुद्दा पे चर्चा होता है और हमारे देश के लिए कानून बनता है। सिंपल सा बात। हम लोग नेता को जो चुन के भेजेंगे, वहां पे क्या होगा, वो लोग बैठेंगे और हमारे देश के लिए कानून बनाएंगे। और एक कोर्ट होता है। कोर्ट क्या होता है, जैसे हम लोग झगड़ा किए आपस में या कोई जमीन का विवाद हुआ, कोई ऐसा मैटर जो कोर्ट मतलब कोर्ट में जाया, उसके उसमें फैसला होगा। तो क्या होता है कि अब ये आप अभी नहीं आपको समझ में आएगा, बाद जैसे आप बड़े होंगे तब समझ में आएगा कि कोर्ट धीरे धीरे क्या होता है ना, कि हमारे यहाँ जैसे छोटा कोर्ट है, बड़ा कोर्ट है, तो उसका मामला अलग होता है और संसद का मामला अलग होता है। तो संसद का क्या, इसका मतलब ये हुआ कि संसद कोर्ट के मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगा और कोर्ट संसद के मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये है मतलब क्या है, दोनों है। इसलिए कहा जाता है कि संसद की सर्वोच्चता है, मतलब संसद को लोग इज्जत के तरह से देखते हैं, और न्यायालय और हमारे यहाँ न्यायालय की भी सर्वश्रेष्ठता है, और दोनों का मिश्रण है। मतलब हमारे यहाँ दोनों चीजें हैं, संसद भी है, संसद का अपना काम है, वो उसकी संप्रभुता है, मतलब वो अलग है, वो आजाद है अपने कामों को लेके, और न्यायालय का अपना काम है, मतलब कोर्ट का अपना काम है किसी मामले को लेके। यानी ये दोनों चीजें हैं, लेकिन ये आजादी से। ये ऐसे ही हुआ कि जैसे हम लोग रहते हैं तो दो अलग अलग आदमी हमारे समाज में रहते हैं, तो सबका अपना अपना काम है और सब लोग अपना अपना कामों को कर सकते हैं, सब अपने अपने मामले में इंडिपेंडेंट है, मतलब हमारा अपना अधिकार है, हम कुछ भी करें, किसी और का अपना अधिकार है, हम दूसरे के मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसका ये मतलब। तो ठीक है, तो यही हमारे संविधान ने पार्लियामेंट को अधिकार दिया, न्यायालय को, मतलब हमारे संविधान ने न्यायालय को अधिकार दिया, संसद को अधिकार दिया, और एक दूसरे के बातों में टांग नहीं आ रहा है। ये सिंपल से इसका मतलब। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये हमारा ये खत्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पे हम पढ़े थे कि एकीकृत एकीकृत और स्वतंत्र न्यायालय, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। चलो समझो एक चीज और, देखो हमारे यहाँ क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कोर्ट, कोर्ट ठीक है। तो सिंपल भाषा में आप ये समझिए, एकीकृत न्यायालय, एक चीज आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ जब भी मंत्री होते हैं या हमारे यहाँ संसद होता है, ठीक है, एक तो राज चलाता है देश के स्तर पे, जिसको हम प्रधानमंत्री साउंड प्रॉब्लम है। हेलो, हाँ तो उस पर अभी नहीं चर्चा की, उस पर बता ही रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो देखो एकीकृत मतलब क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, क्या हुआ है, अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो ध्यान से समझो, हमारे यहाँ क्या है कि देश के लेवल पे मोदी जी बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री अरे प्रधानमंत्री हैं, है कि नहीं। और राज्य के स्तर पर क्या बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी कौन है, नीतीश कुमार जी हैं, ठीक है ना, सटा दो। तो ये चीजें क्या है, 1 मिनट देखो। तो यहाँ पे क्या है, एकीकृत, एकीकृत का क्या मतलब होता है कि एक साथ जुड़ा हुआ स्वतंत्र न्यायपालिका। अभी बस समझाते हैं कि एकत्रित का क्या मतलब होता है। देखो एकीकृत मतलब क्या हुआ, एक दूसरे से जुड़ा हुआ, ठीक है। एक दूसरे से जुड़ा हुआ कैसे, जैसे हमारे हमने अभी कहा केंद्र में लेवल में, सेंटर में क्या है, सेंटर में हमारा पीएम है, प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं पीएम। राज्य के स्तर पे क्या है, सीएम है, चीफ मिनिस्टर है। तो सेंटर का अलग काम है और राज्य का अलग काम है, ठीक है ना। राज्य, इस पे हमने पहले भी चर्चा, आप लोगों ने अगर लेक्चर पढ़ा होगा तो हमने पहले भी चर्चा किया कि केंद्र का अपना अपना काम है, राज्य का अपना, और दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। मतलब क्या कि सेंटर अपना काम करेगी और राज्य अपना काम करेगी। लेकिन न्यायालय का क्या व्यवस्था है, ऐसे समझो, देखो न्यायालय में क्या है, समझो हमारे यहाँ क्या, देखो समझो हमारे यहाँ क्या है कि एक कोर्ट नीचे का कोर्ट है, जैसे कि हम
बोल देंगे कि नीचे हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट है या सिविल कोर्ट है, नीचे सब डिवीजन में कोर्ट है, ठीक है ना, इसको ऐसे लिखो कि सबसे नीचे का कोर्ट है। अरे यार, ठीक है ना। तो एक कोर्ट सबसे नीचे है यहाँ पे, फिर आगे बढ़े तो और ऊपर कोर्ट है, और आगे बढ़े तो और ऊपर, मतलब क्या, नीचे सिविल लेवल पे कोर्ट हो गया, नीचे स्तर पर कोर्ट हो गया, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोर्ट हो गया, मतलब सब डिवीजन में ये कोर्ट हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोर्ट हो गया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या होगा, हाई कोर्ट होगा हमारे हमारे देश राज्य के लिए। फिर उससे ऊपर जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट होता है। अरे यार, इसको 1 मिनट व्हाइट बोर्ड पे हम लिख देते हैं, चलो देखो। देखो ऐसे क्या है कि नीचे एक कोर्ट है, मान लिया सिविल कोर्ट हुआ या क्रिमिनल, इसमें दो कोर्ट, सिविल या क्रिमिनल कोर्ट आते हैं। फिर ऊपर से लगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, मान और ऊंचा कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया। इससे ऊपर और गए तो क्या हो गया, कि हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, हाई कोर्ट। उससे और बड़ा गए तो सुप्रीम कोर्ट हो गया, इसको सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय। ये क्या होता है, साधारण न्यायालय, ये जिला न्यायालय, और ये हाई कोर्ट मतलब उच्च न्यायालय, और ये उच्चतम न्यायालय, ठीक है, इसको हिंदी नहीं लिख पाए हम। ये जिला न्यायालय हो गया डिस्ट्रिक्ट वाला, अभी हम बाद में लिखा देंगे इसको, जिला न्यायालय, ये हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, और ये उच्चतम न्यायालय। समझने के लिए बात ये है कि ये न्यायालय आप अपने में आपस में जुड़ा हुआ, ये न्यायालय आपस में जुड़ा हुआ। इसका क्या मतलब है, समझाते। पानी बंद हो गया, पानी बंद हो गया, नहीं बंद है। तो अब देखो ये है क्या कि ये कोर्ट्स है, मतलब क्या, छोटा काम हुआ तो छोटा कोर्ट, उससे बड़ा काम हुआ तो बड़ा कोर्ट, उससे बड़ा काम हुआ तो और बड़ा कोर्ट। इसमें एक चीज और बता देंगे हमको कि क्या है कि कोई काम होगा तो हम किसी छोटे कोर्ट में जाएंगे, और वही मामला, सुनो, वही मामला का सुनवाई, मतलब कि उस मामला में हम उस मामले से फैसला सहमत, जैसे जमीन का कोई मुद्दा हुआ या हमारे आपस में कोई झगड़ा हो गया तो हम कोर्ट गए, ठीक है, वो मामला वहां पे हमको सुलझा नहीं पाया तो हम गए और ऊपर वाले कोर्ट गए, वहां भी हमारा मामला नहीं सुलझा तो वही कोर्ट आगे आगे केस को भेजते जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि सारे कोर्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ, एकीकृत है। मतलब अपने आप क्या होगा, अब कि हम लोगों का मामला क्या होगा, ऊपर ऊपर कोर्ट में चल जाता जाएगा। एक कोर्ट से नहीं संभव हुआ, हम उससे सहमत नहीं है। जैसे क्या क्या होता है गांव के लेवल पे, पंचायत लेवल पे, क्या कोई डिसीजन दिया, कोई सुनवाई किया हमारे मामला, हम बोलते नहीं, हम आपसे संतुष्ट नहीं है, ठीक है, हम कोर्ट जाएंगे, ये होता है। तो देखो पंचायत के लेवल पे भी एक कोर्ट होता है, तो उसको पंचायत कोर्ट बोलते हैं, जो लोगों को यहाँ समझ में नहीं आता, लेकिन वो भी एक कोर्ट का ही व्यवस्था है। तो पंचायत लेवल पर हम किसी बात को लेकर खुश नहीं है, चलो बोलो हम कोर्ट चले गए, कोर्ट में जाएंगे, हम केस लड़ेंगे, जिसको बोलते हैं सिंपल भाषा हम केस लड़े। तो केस लड़ने का भी अलग क्रम होता है। अब हम छोटे जैसे झंझारपुर वाले कोर्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम लोग अगर सब डिवीजन में है तो फिर झंझारपुर वाले कोर्ट से हम सहमत नहीं, तो बोलेंगे हम दरभंगा वाले कोर्ट में जाएंगे। फिर यहाँ से सहमत है, फिर हम बोलेंगे कि पटना वाले कोर्ट हाई कोर्ट में जाएंगे, वहां से भी हम सहमत हैं, हम बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। मतलब यही मामला, सेम मामला क्या होगा, अलग अलग जगहों पे एक दूसरे से जुड़ के आगे आगे जाएगा अगर हम संतुष्ट नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं एकीकृत न्यायालय हमारे यहाँ। लेकिन जब हम संसदीय व्यवस्था के बारे में बोलते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, अच्छा केंद्र के स्तर पर प्राइम मिनिस्टर होगा, राज्य के स्तर पर सीएम होगा, और दोनों का अलग अलग काम होगा, दोनों के एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं करे। तो ये है इसका मतलब कि एकीकृत न्यायालय की व्यवस्था। ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ये अलग पूरा चैप्टर है, एक न्यायालय एक पूरा चैप्टर है आपके संविधान में, आपके पॉलिटिकल साइंस में। तो आप बिल्कुल इस पर चिंता नहीं करें, आपको समझ में नहीं आएगा, उसमें पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे ये चीजें क्या क्या है, कैसे कैसे उसका क्या क्या प्रावधान है। चलो, तो अब क्या है, हम लोग पढ़ चुके थे। हाँ, अब क्या है, मौलिक अधिकार। चलो, ये है मौलिक अधिकार, और ये मौलिक कर्तव्य एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। देखो हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में पहले ही चर्चा कर चुके हैं, हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मौलिक अधिकार का क्या मतलब होता है। तो ऐसे समझो, इसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, बट आप लोगों ने लेक्चर देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा इन चीजों। ये सब क्या है ना, देखो जैसे मौलिक अधिकार एक अपने आप में एक चैप्टर है पूरे संविधान में। एक मौलिक अधिकार, ये हुआ मौलिक अधिकार, और ये हुआ मौलिक कर्तव्य, दोनों एक साथ समझते हैं ये चीजें क्या है। मौलिक मतलब क्या होता है, मेन, फंडामेंटल, इसका शब्द आता है फंडामेंटल, मतलब कुछ ऐसा अधिकार जो हमारे संविधान ने हम लोगों को दिया है, जो कोई नहीं छीन सकता।
मतलब न तो किसी कानून के द्वारा, न किसी किसी खास, जब तक कोई परिस्थिति नहीं होगा, वो अधिकार हम लोगों को, जैसे कि हम लोगों को जीवन जीने का अधिकार, ये कोई नहीं छीन सकता। मतलब कम से कम आदमी को जीवन जीने का तो अधिकार है। यही हमारा संविधान कहता है कि हर भारत के नागरिक को जीवन जीने का, मतलब जब तक कोई जरूरत नहीं हो, हमारा प्राण कोई नहीं ले सकता। इनफैक्ट एक चीज और बता दें, आप लोगों को ये लगता होगा, एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, जैसे बच्चे बोलते हैं ना, अरे कुछ ऐसा हो गया तो ठीक है हम अपने आप को खत्म कर लेंगे, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान ने आपका अपना शरीर पे भी अधिकार नहीं होता है, कि मतलब आपको अपने शरीर को भी खत्म करने का अधिकार नहीं है, आप वो भी कानून के दायरे में आता है। ठीक है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप सोचेंगे नहीं मेरा शरीर है, मेरा प्राण है, हम अपने आप को जला लेंगे, खत्म कर लेंगे, ये नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसको अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कहते हैं हमारे संविधान में, और आप अगर जिंदा पकड़ा गए तो आपको ऊपर कार्रवाई की जाएगी, आपको इसके लिए सजा मिलेगी। ये हमारे संविधान का विशेष, तो हमारे संविधान ने सिर्फ जीने का अधिकार दिया। देखो एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, हमारे संविधान में सिर्फ हमको जीने का अधिकार दिया है, न कि मरने का अधिकार नहीं दिया। वो बोले नहीं आपको मरने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो इस बात को दिमाग में सारे लोग रख लो कि हम लोग, हमारे संविधान ने अच्छे जीवन जीने का अधिकार दिया, न कि मरने का अधिकार दिया। तो ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे संविधान ने जीने का तो अधिकार दिया है, लेकिन हम लोग अपने मन से मर भी नहीं सकते, ये ऐसा है हमारे संविधान। तो चलो, तो ये होगा। तो क्या था ये कंसेप्ट, इसके पीछे थोड़ा सा हम समझते हैं, हमने कल के लेक्चर में भी पढ़ा, लेकिन थोड़ा सा बताते हैं ये सब चीजें क्यों जोड़ी गई। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक, नेट का प्रॉब्लम होगा, हो सकता है, माइक तो पास ही है। देखो तो हेलो, हेलो, क्या है, हम्म आवाज नहीं है। हाँ तो वो नेट का प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना, क्योंकि माइक तो पास ही है। चलो देखो, तो क्या है, जैसे 6 मेन अधिकार है, हम लोगों को पहले बोला कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, और सार्वभौमिक उपचार का अधिकार। तो इसमें 7 अधिकार जोड़ा गया था, तो एक अधिकार हमने आपको बता दिया है कि प्रॉपर्टी का अधिकार को हम लोगों ने हटा दिया। तो क्या समानता का अधिकार क्या क्या मतलब होता है, कि हम संविधान के नजर में सब लोग एक जैसे हैं। ये चीजें इसलिए जोड़ी गई, देखो आजादी से पहले क्या था, हम लोगों ने इस पर थोड़ी सी चर्चा की थी। अम्बेडकर जी जो थे, क्योंकि SC ST अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से वो लोग आते थे, तो वहां पे उन लोगों पे बहुत ज्यादा अत्याचार होता था। अत्याचार का क्या मतलब है, वहां पे क्या होता था, उन लोगों पे बहुत दुर्व्यवहार के साथ होता था। आप लोगों ने, वो अपने खुद के बयान में वो वक्तव्य देते हैं कि क्या था हालत, इतना बुरा हाल था कि अम्बेडकर जी क्या करते थे, अम्बेडकर जी स्कूल जब पढ़ने जाते थे तो उनको स्कूल से भगा दिया जाता। मतलब स्कूल से इस सेंस में नहीं कि आप चूंकि नीचे जाति को, तो आपको क्लास में बैठाया नहीं जाएगा, आपको अलग से बैठाया जाएगा। ये वो अपने खुद किताब में वो लिखते हैं। तो चूंकि सारे दुख दर्द को उन्होंने इतना करीब से देखा, और ये सच में स्थिति था। बहुत लोगों ने वर्णन, जो अछूत जाति, जनरल उनको अछूत बोला जाता था, उसके साथ लोग पानी नहीं पी सकते थे, खा नहीं सकते थे, इनफैक्ट कल के पास नहीं जा सकते थे पानी पीने के लिए, उनकी ऐसी व्यवस्था थी। तो क्या था, तो उस कारण से क्या हुआ, हमारे संविधान निर्माता खासकर अंबेडकर जी ने करीबी से चीजों को देखा, और उन लोगों के लिए विशेष अधिकार को जो, तभी से जैसे कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, इन चीजों पे चर्चा होने लगा। मतलब क्या, जो समाज में सारे जाति, चूंकि क्या था उसमें, जो अपर वर्ग होते जैसे ब्राह्मण था, कैस्ट था, क्षत्रिय था, उन लोगों का वर्चस्व था। तो इन चीजों को, चूंकि देखो, अगर किसी, हमारा संविधान ही अगर किसी खास जाति को विशेष रूप से अधिकार दे देगा, तो संविधान पे सारे लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा। अगर संविधान ही ये कह दे कि हम ब्राह्मण को विशेष रूप से अधिकार देते हैं, क्षत्रिय को अलग रूप विशेष रूप से अधिकार देते हैं, तो क्या हमारे ऊपर हमारा संविधान पे अधिकार होगा, विश्वास होगा? नहीं होगा। संविधान पे या किसी लोगों पे कब विश्वास होगा, जब सारे लोगों को इक्वल अधिकार, समान अधिकार दिया जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं तब हम्म हम्म किसका कट गया? क्या नेट डिस्टर्ब है क्या? अंजना का आवाज, अंजना का आवाज आ रहा है क्या? अंजना बोलवे नहीं करेगी, उसको उसका माइक ऑफ।
हेलो। ना लिख पाएगी और ना बोल पाएगी। दिक्कत ये, उसका माइक ऑफ है। नहीं पता है। अंजना माइक ऑन करो, सामने में होगा। सामने में माइक का ऑप्शन है, दिखाओ। हाँ, माइक वाला बटन होगा, उसको दबाओ सामने में। तो नहीं, देखो यहाँ 3/7 है ना, उसको क्लिक करो, आ जाएगा उस पर। ठीक है। तो क्या साउंड प्रॉब्लम है क्या? हम्म। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? अच्छा हाँ, समानता का अधिकार। तो उसमें हो सकता है रिकॉर्ड वाले सेक्शन में आ जाता है, क्योंकि हम देखे हैं कि क्या है ना, कि अभी अगर लाइव नहीं चलता है ना, तो रिकॉर्ड वाले सेक्शन, अगर कुछ पार्ट छूट जाते हैं तो वो कोई बात नहीं, वो रिकॉर्ड वाले सेक्शन में आ जाएगा, तो उसको बाद में चेक कर। तो क्या सिंपल सा बात है, जो हमारे मूल अधिकार को का टॉपिक कब छेड़ा कि आजादी से पहले कुछ जाति, जैसे कि जिसको आज हम लोग अनुसूचित जाति जनजाति, मतलब क्या हो, सिंपल भाषा हम समझो, जिसको हम लोग डोम चमार बोलते थे पहले, ठीक है ना, वही है। उनका स्थिति बहुत 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 ज्यादा खराब। मतलब ऐसा स्थिति है, जैसे अभी हम लोग क्या कर, सम्मान से अपने यहाँ बैठाते हैं, उसको चाय पिलाते हैं, कुछ खिला भी देते हैं। लेकिन पहले ऐसा स्थिति नहीं था। दूर से ही उसको अछूत की तरह देखा जाता था। मतलब उसको अपने हाथ से पानी तक नहीं पिलाया जाता। अगर कल के पास कहीं कॉमन जगह, या आपको पहले ये कुआं होता था, वहां पे उसको पानी लोग ऊपर से डालता था तब अम्बेडकर के बारे में कहानी बताते हैं। अम्बेडकर क्या क्या होता था, अम्बेडकर अपने बारे में अक्सर कहा करते थे कि उनकी ऐसी स्थिति हो जाती थी, कभी कभी स्कूल जो जाते थे। अंजना, आप आवाज आ जाएगा, बोलो। अंजना। हाँ नहीं, हम तुम्हारा आवाज आने की जरूरत नहीं है, हम पूछे थे मेरा आवाज क्लियर है कि नहीं, बस। हाँ तो बस हो गया, बात खत्म। ठीक है, वही है, तुम जो टिपे हो ना, वही माइक का ऑप्शन है। अगर तुमको कोई प्रश्न हो तो उस पर पूछ लेना, ठीक है ना, उसको माइक वाले सेक्शन को। और अदर टाइम इसलिए बंद करके रखते हैं ना, क्योंकि उसमें बाहर का आवाज आता है तो उसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो इसीलिए हाँ, उसको जब, अगर हम यहाँ से, मेरे यहाँ से ऑफ करने का उसको ऑप्शन हम ऑफ कर देंगे, जब तुमको जरूरत होगा उसको ऑन करके तुम क्वेश्चन पूछ लेना हाथ उठा के। ठीक है, चलो। हाँ तो यही है। तो हम लोग अभी क्या कर बात कर रहे थे, अंबेडकर जी अपने बारे में लिखते हैं। अंबेडकर जी के बारे में जानते हो कि नहीं तुम लोग? देखो, अंबेडकर जी को संविधान नहीं, हाँ तो शॉर्ट में समझा देते हैं। हमारे संविधान निर्माता के रूप में उनको देखा जाता है। अंबेडकर जी काफी, मतलब चर्चित व्यक्ति, एक काफी फेमस वकील थे। वकील होता है ना जो हमारे यहाँ, वो फिर उन्होंने क्या, संविधान को बनाने टाइम उनका विशेष रूप से योगदान रहा। तो इसीलिए क्या है कि अंबेडकर जी अपने बारे में कहा करते थे कि जब हम स्कूल जाते थे, दो तीन बातें वो उन्होंने जोड़ा है। जब हम स्कूल जाते थे तो पहले उनको स्कूल में घुसने नहीं दिया जाता। आप बरांडा पे बैठो, इसका ऐसा इनका व्यवस्था था। बरांडा पर बैठ के आप पढ़ सकते हो। दूसरा बात, पानी के संबंध में बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोलते हैं। वो बोलते थे कि ऐसा संयोग होता था कि कोई अगर आदमी हमको पानी पिला दे ऊपर से, तो हम मेरा पानी नसीब होता था, नहीं तो हमको उस दिन प्यासा रहना पड़ता था। ऐसी कहानी है उनकी, वो खुद लिखते हैं। क्योंकि उन्होंने सारे चीजों को बड़ी नजदीकी से देखा, बड़ी अपने उन दुख दर्दों को उन्होंने समझा है, करीबी से देखा। इसीलिए जब उन्होंने संविधान जब बनाया, तो ड्राफ्टिंग मेंबर, मतलब मेन जो संविधान का निर्माण का जो उसका फ्रेम तैयार किया था, उसका वो अध्यक्ष थे। संविधान निर्माता में क्या था, उनका वो अध्यक्ष थे। तो हर पॉइंट को उन्होंने काफी जोड़ के इन चीजों पे लिखा। और उन्होंने गांधी जी पे, देखो क्या है ना, कि गांधी जी से इन सब मामलों पर उन्होंने कितने बार झगड़े भी हैं कि नहीं, इन वर्गों को विशेष रूप से अधिकार लेना चाहिए। उन लोगों ने काफी, इस पे तो काफी डिबेट होता है कि अम्बेडकर जी ने कितने बार गांधी जी से डायरेक्ट भिड़ गए कि नहीं, कि इन जातियों को विशेष रूप से अधिकार मिलना चाहिए। और गांधी जी ने रियलाइज भी किया, इसलिए बाद में उन लोगों ने, उन लोगों के लिए स्पेशल, गांधी जी ने अपने आश्रम में उन लोगों के लिए स्पेशल शब्द हरिजन, हरिजन शब्द का प्रयोग किया उन लोगों ने। हरिजन का मतलब वो मानते थे कि हरि का जन, मतलब हरि का सेवक या हरि का मेन आदमी है, उस तरह से वो ट्रीट करते थे किसको, मतलब गांधी जी इन SC ST, यानी जिसको आज हम लोग अनुसूचित जनजाति, अच्छे शब्द में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। और सिंपल जो लैंग्वेज अच्छा नहीं होता है माना जाता है, जिसमें हम लोग डोम चमार इस तरह से डिनोट कर देते हैं, वो अच्छा लैंग्वेज नहीं है, बट वो हम समझने के लिए बस यूज कर रहे हैं।
तो लेकिन ये तो चूंकि उन चीजों को अम्बेडकर जी ने बड़ी करीबी से, बड़े दुख दर्द से उन चीजों को देखा था, इसलिए उन्होंने सारे अधिकार, जैसे समानता का अधिकार, हमारा संविधान सबको समान रूप से देखे, सबको इक्वल तरीके से ट्रीट करे, इसलिए समानता का अधिकार उन्होंने जोड़ा। फिर उन्होंने शोषण के विरुद्ध कि कोई दूसरे जाति को, कोई दूसरे को आदमी को शोषण नहीं, उसमें अलग अलग टाइप का शोषण है, वो हम पूरा मौलिक अधिकार एक पूरा चैप्टर ही है, उसमें 4-5 दिन का लेक्चर है, उसमें पूरा डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन लेक्चर है, क्या पढ़ेंगे, कैसे है, सारा चीज पर क्या क्या आर्टिकल में उसको जोड़ा गया। बट अभी ये समझना है कि ये सब कंसेप्ट क्यों हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसलिए हम इन लोगों को थोड़ा सा इस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करें। ये सब पूरा अपने आप में एक चैप्टर है, जैसे मौलिक अधिकार पूरा चैप्टर है, मौलिक कर्तव्य पूरा चैप्टर। तो ठीक है, तो सिंपल सा बात है कि हमारे सम्मान पूर्वक आप लिखोगे, हमारे सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ नियम कानून, कुछ प्रावधानों को हमारे लिए संविधान में जोड़ा, उसी को हम लोग मौलिक अधिकार कह देते हैं। इसमें हम लोगों ने आपको होमवर्क में भी दिया था, आज हम होमवर्क में उसको ऐड कर देंगे, मौलिक अधिकार का जो मेन पॉइंट है, ठीक है, जैसे समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के जीने का अधिकार, ये सब कुछ 6 जो पॉइंट है उसको मेन रूप से आप उसको याद कर लें। चलिए, तो ये हो गया। इसके अलावा जैसे ही मौलिक अधिकार है, ऐसे ही मौलिक कर्तव्य भी है, समझो ध्यान से। आप तो अधिकार मतलब क्या, आप फैमिली में होते हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, तो आपका क्या अधिकार होता है आपके मदर फादर के प्रति, आप उससे कुछ मांग सकते हैं, कुछ मांग लिए उनसे, कुछ ले लिए, जबरदस्ती ले लिए। जैसे लड़कियां लोग कपड़ा के लिए मार करती है अपने घर में कि हमको कपड़ा चाहिए ही फेस्टिवल में, लड़के लोग कहेंगे नहीं हमको जीन्स टी शर्ट चाहिए, हमको शादी में जाना है तो गूगल्स चाहिए, कोट्स चाहिए। तो ये क्या है, हमारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। लेकिन हमारा क्या कर्तव्य है, इसी को बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। समझो बात, ध्यान से समझ गया कि ये हमारा, चूंकि फैमिली के हम मेंबर हैं, तो मेरा अधिकार है उनसे कुछ मांगने का, मदर फादर से कुछ मांगने। लेकिन हमारी क्या ड्यूटी है उनके प्रति, इसी को हम लोग मौलिक कर्तव्य बोल देते हैं। अब मौलिक कर्तव्य का क्या मतलब होगा, कम से कम इतनी तो होगी कि हम उनका आदर करें, उनके बातों को माने, उनको सुने, वो जो चीजें बोलते हैं उसको। तो यही एग्जैक्ट हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य भी है। मतलब क्या, मौलिक अधिकार मतलब क्या, जो हमको विशेष रूप से अधिकार दिया सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए। मौलिक कर्तव्य मतलब क्या क्या, जैसे कि हमारे देश के प्रति हमको सम्मान करना पड़ेगा, हमारे राष्ट्रगान को सम्मान करना पड़ेगा, हमारे जो लोग जो कुर्बानी दिए हैं हमारे आज़ादी के लिए, उन लोगों को सम्मान करना पड़ेगा। हम किसी को क्या करेंगे, ठेस नहीं पहुंचाएंगे, किसी लोगों को संबंध में गलत बातें नहीं बोलेंगे, हम अपने देश के विरुद्ध कोई गलत बातें नहीं बोलेंगे। तो ये सब क्या है, हमारा कर्तव्य है। उसमें और भी चीजें, एक पूरा चैप्टर है, उससे पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, कौन कौन अनुच्छेद में क्या क्या चीजें को आप लोग सारा पढ़ने को उसमें मिलेगा कि क्या क्या कर्तव्य हमारे संविधान में दिया है, उसका क्या क्या मतलब है, मौलिक अधिकार क्या क्या है। तो बस हम ये कंपेरिजन कर में आप समझा दिए हैं कि मौलिक एक हमारा मौलिक अधिकार है, एक मौलिक कर्तव्य, जैसा कि हमारा फैमिली के प्रति होता है ऐसे हमारा देश के प्रति होता है। चलिए, इसके अलावा एक शब्द आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, उसको आप ठीक है हम दिखा देते हैं, आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो हम उसका भेजेंगे वो। ठीक है ना, ये देखो नमा सेक्शन में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में, इसको भी हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, बट एक बार हम चर्चा कर देते हैं ये क्या है। हम कोशिश करेंगे आज के लेक्चर में सबको खत्म कर देना, 5-10 मिनट ज्यादा लगेगा, बट इस लेक्चर को हम आज कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये है, देखो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, समझे, शॉर्ट में समझो क्या था। चूंकि जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ, सबसे पहले ये समझो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या क्या चीजें आती है, एक बार हम चर्चा कर देते हैं, जैसे समझेंगे आप लोग। अच्छा, इसमें नहीं दिया हुआ कल्याणकारी राज्य की धारणा। अच्छा देखो, जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ, हम लोग काफी गरीब माने जाते थे। तो गरीब माने जाते थे, तो संविधान निर्माता में क्या है, बड़े बड़े लोग थे, जैसे राजेंद्र बाबू, अंबेडकर जी, गांधी जी। आपको गांधी जी धोती में दिखते हैं, लेकिन गांधी जी की इंटरेस्टिंग कहानी है, गांधी जी बाहर से पढ़ के आए हुए थे। क्या है ना, गांधी जी को हम एक धोती में देखते हैं, उसकी अलग कहानी को, उसके पीछे क्यों वो धोती में रहते हैं, तो उसके पीछे भी कहानी है। लेकिन आपको ये लगता है कि गांधी जी धोती में रहते, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास कपड़ा नहीं था पहनने। वो देश के स्थिति को देखते हुए अपने आप को ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमारे देशवासियों के लिए कपड़ा भी नहीं है तन को ढकने के लिए, और हम
जो है कोर्ट में रहेंगी, इसलिए उन्होंने अपना पूरा कपड़ा त्याग करके फिर धोती में वो आ गए थे गांधी जी के पीछे। और भी कुछ उनका पीछे कंसेप्ट है। एक गरीब परिवार में गए, फिर उनकी स्थिति देखी, एक उसके पीछे कहानी कभी बताएंगे वो क्या चीजें थी। गांधी जी को उस स्थिति को देखने के बाद वो तो अपना उन्होंने वस्त्र त्याग दिया, फिर एक कोर्ट में। तो एक चीज समझ लें कि जिस टाइम में संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया संविधान सभा के द्वारा, तो लगभग सारे, चाहे नेहरू जी हों या अंबेडकर जी हों या गांधी जी हों, राजेंद्र बाबू, मैक्सिमम लोग, पहला पॉइंट कि सारे लोग वकील थे। क्या थे? वकील थे, मतलब कानून को उनकी अच्छी जानकारी। दूसरा पॉइंट कि सारे लोग क्या थे? विदेश से पढ़ के आए थे। क्या हुए थे? सारे लोग विदेश से पढ़ के आए थे। उस टाइम में भी क्या था? अमेरिका का संविधान, ब्रिटेन का संविधान, फ्रांस का, इन देशों का संविधान, या वो देश काफी विकसित थे उस टाइम, या रसिया उस टाइम काफी विकसित। तो जैसे क्या होता है, हम शहर गए, ऐसे समझो हम शहर गए, शहर का हमने विकास देखा, अच्छा वहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, वहाँ पे मेट्रो चलता है, वहाँ पे अच्छी बस की सेवा है। तो हम जब गांव आते हैं वो चीजें हमको नहीं मिलती, लेकिन हम सपना में देखते हैं ना कि ऐसा हमारा गांव हो, ऐसा हमारा हमारा भी गांव हो, इन चीजों, ये चीजें हमारे गांव में रहता तो अच्छा होता। होता है कि नहीं? लेकिन वो चीजें तो हमारे यहाँ नहीं है हमारे गांव में, लेकिन हम सपना तो एक देख सकते हैं ना, एक विजन तो देख सकते हैं ना कि ऐसा भी हमारा गांव। एग्जैक्ट वही स्थिति था हमारे देश के साथ उस टाइम। देश आजाद हो गया, देश गरीब था, लेकिन क्या था कि चूंकि बाहर से लोग आए हुए थे, हमारे अधिकतर वकील अलग अलग विदेशों से पढ़ के आए हुए थे, तो वो जानते थे कि वहां की क्या स्थिति है। तो उन्होंने कल्पना रूप में कुछ चीजें जो संभव था उन्होंने भारतीय संविधान में जोड़ा, लेकिन कल्पना के रूप में बहुत सारी चीजों को उन्होंने जोड़ा, कि कोशिश किया कि वो जो चीजें हैं अपने संविधान में, वो चीजें को, भावनाओं को जोड़ा जाए, ताकि बाद में जो अगर संविधान निर्माता कोई कानून बनाए, ताकि उन चीजों के बारे में एक बार जरूर सोचे। क्या समझे? देखो, तो जैसे कि हम कल, एक मिनट रुक जाओ, कि जैसे इसी को हम लोग कल्याणकारी कल्याणकारी राज्य की जो धारणा बोलते हैं, कल्याणकारी राज्य की धारणा का क्या मतलब हुआ कि हमारा देश में सबको कल्याण, मतलब सबको एक तरह से क्या करें, सुविधा मिले इस तरह से। एक हाँ, देखो जैसे कि एक दो एग्जांपल समझा देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है, कि दो तीन चीजें, कि जैसे कि सारे वर्कर को, सब लोगों को खाने की सुविधा। देखो अभी हम लोगों को खाने की सुविधा मिलता है, हमारे संविधान में ये डीपीएसपी में कि सारे लोगों को कम से कम खाने को और जीवन जीने को व्यवस्था मिले। आज से 20 साल 25 साल के बारे में सोचो, आप खुद कहानी सुनते हुए, वहां हमारे यहाँ खाने की भी दिक्कत होती थी। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने जैसे इन चीजों को सबको खाने के रूप में मिले, सबको जीवन जीने का अधिकार मिले, सबको शिक्षा का, जैसे क्या था, शिक्षा का अधिकार। अभी क्या है, हम लोग जो मुफ्त में पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा कि सरकारी स्कूल में 14 साल के बच्चे तो को मुफ्त की जो सेवा मिलती है पढ़ने की, वो कैसे है? वो पहले डीपीएसपी में था, मतलब क्या, राज्य की नीति निर्देश। मतलब पहले क्या होता था, शुरू में आपको कुछ ना कुछ उसका एडमिशन चार्ज, 4 रुपया 5 रुपया 10 रुपया, उसके अनुसार क्या होता था, आपको स्कूल में एडमिशन कराना पड़ता था। लेकिन बाद में उसको भी उन्होंने फ्री कर, जो भी चीजें उन्होंने फ्री कर दिया। मतलब हमारे संविधान निर्माताओं ने शुरू में सोचा था कि ये जो चीजें हैं वो बिल्कुल, जैसे शिक्षा बिल्कुल मुफ्त में मिलना चाहिए। लेकिन जब आजाद हुआ हमारा देश, तो उस टाइम शिक्षा के बारे में सोच भी नहीं सकते थे वो, क्योंकि खाने के लिए पेट में कुछ था ही नहीं, तो हम शिक्षा के बारे में क्या सोचे। तो संविधान निर्माताओं ने ये हमारे डीपीएससी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उन चीजों को जोड़ा, ताकि बाद में जाके लोग इस पर ध्यान दे, गौर के। जैसे हम हमने आपको हमने क्या कहा, जब हम शहर से आते हैं, कोई चीजों को देखते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारा गांव डेवलप हो, हमारा गांव विकासशील हो। ये इन चीजों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं। तो ऐसे ही हमारे संविधान निर्माताओं ने उस टाइम में हमारे देश के लिए कुछ कल्पनाएं की, कुछ ऐसा हमारा देश होना चाहिए, इतना विकास, जैसे कि साइंटिफिक टेम्पर, मतलब क्या, वैज्ञानिक मानसिकता का विकास करना है। तो ये उस टाइम में हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा था कि नहीं, हम लोगों को वैज्ञानिक मानसिकता होना चाहिए। तो ये सब चीजें थी। तो मतलब ऐसा चीज,
जो उस टाइम में संभव, देखो सिंपल भाषा में ये समझो आप कि वैसा चीज जो संभव नहीं था। क्या हुआ? तो आवाज नहीं आ रहा है क्या? हम्म, तो मेरे ख्याल से अभी नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, समझे ना, तो वो देख लेना रे जहाँ पे हम्म हाँ तो ठीक, तो एक आदमी को आवाज आ रहा है तो नेट का प्रॉब्लम होगा, समझे, तब झेल बजाओ। अरे उसमें हम क्या बोले, पहले ही बोल चुके हैं कि अगर किसी कारण से क्लास में आवाज नहीं आता है, अगर दोनों आदमी को नहीं आता तो मेरे यहाँ से प्रॉब्लम होगा, या और लोगों को नहीं आता है तो मेरे यहाँ से प्रॉब्लम। अगर हम्म अरे नहीं आवाज, क्या? तो क्या भी ठीक है? तो उसमें क्या है कि देखो, अगर आवाज में कोई डिस्टर्ब हो तो वो क्लास बीच बीच में बोल देना, और बाकी उसमें रिकॉर्डेड वाले में अच्छा आ जाता है, पता नहीं क्या दिक्कत है, देखें रिकॉर्डेड वाले में आवाज एकदम अच्छा आता है, क्लियर आता है, तो वहां पे जाके चेक कर लेना, शाम में 6 बजे के बाद आ जाता है वो। तो चलो, तो क्या है ये चीजें हम, चलो इसको टॉपिक को आज खत्म करना है, इसलिए जल्दी, ये तो कल ही का सारा टॉपिक था, हमने एक्स्ट्रा टाइम दे दिया है। तो ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, जिसमें क्या था, हमारे संविधान ने तो उस टाइम में भारत के लिए कुछ कल्पनाएं की थी जो उस टाइम में संभव नहीं था, लेकिन उन्होंने सोच के रखा था कि अच्छा ये चीजें होती तो अच्छा होता, तो उसी लिए उन लोगों को राज्य की नीति, इसको शॉर्ट में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी शब्द का भी उसके लिए उपयोग करते हैं। इसके अलावा है एक धर्मनिरपेक्ष है, शायद देखो चलो बता देते हैं आगे हम, जल्दी जल्दी, शॉर्ट में मुंह भी दुखने लगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, लगता है फिर खत्म है, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या मतलब होता है, देखो है ना यहाँ पे, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, सबसे पहला धर्म निरपेक्ष, मतलब क्या, हमारा संविधान, ध्यान से सुनो, हमारा संविधान कोई भी धर्म की बात स्पेशली नहीं करता है, हमारा संविधान ये नहीं कहता है कि हमारा देश हिंदू है या मुस्लिम है या सिख का होगा या ईसाई का। हमारे देश ने सारे धर्म को रहने का अधिकार दिया, आश्रय का अधिकार दिया, इसी के लिए शब्द का यूज होता है धर्मनिरपेक्ष, एक सेकुलर स्टेट, समझे धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब हुआ, जब कोई संविधान या कोई देश किसी एक खास वर्ग के जाति को, खास वर्ग के धर्म को न लेके सारे धर्म को उसमें समाहित करता है तो उसको धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। मतलब क्या, हमारे यहाँ हिंदू भी रह सकते हैं, मुस्लिम भी रह सकते हैं, सिख भी रह सकते हैं, जैन, मतलब अलग अलग धर्म के लोग, सारे लोग साथ मिलकर रहें। जैसे क्या होता है जनरली, हम लोग अरब में, ईरान में, इराक में क्या बोलते थे, वो मुस्लिम कंट्री है, क्योंकि उन लोगों ने मान ही रखा है कि मेरा देश मुस्लिम कंट्री है। तो क्या हुआ कि उनके यहाँ इसीलिए सारा नियम कानून उसी के अनुसार है, कि क्योंकि उन लोग पहले ही मानते हैं कि मेरा देश मुस्लिम देश है। बट हमारे देश का नियम क्या है कि हमारा देश कोई एक हमारा देश एक धर्म निरपेक्ष देश, इसका मतलब होता है हमारे देश में कोई भी जाति धर्म के लोग रह सकते हैं, सिंपल, वहाँ सिख भी रहेंगे, मुस्लिम भी। क्योंकि देखो एक चीज क्या होता है, बता, पिछले 2-3 सालों से, 5 सालों से क्या हुआ, मोदी ने इतना ज्यादा चर्चा कर दिया हमारे देश में हिंदुओं के बारे में, तो इसलिए किसी को लगता होगा कि नहीं, तुम लोग को लगता होगा कि अरे मेरा देश सिर्फ हिंदुओं का, ऐसा नहीं कि सिर्फ मंदिर बनाओ, ठीक है, सिर्फ ज्यादा हिंदू हैं इसका मतलब हमारा देश हिंदुओं का देश, ऐसा नहीं। हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश, हमारे संविधान ने ये अधिकार दिया है, यहाँ अलग अलग जाति के लोग रह सकते हैं, साथ मिलकर रहेंगे, और किसी एक विशेष जाति का कोई स्पेशल अधिकार, उल्टा, देखो उल्टा बताते हैं, उल्टा क्या, हमारे यहाँ संविधान में उल्टा प्रावधान, जो जाति कम है उसको अलग संरक्षण उन्होंने दिया, उनको बता देते हैं। एक चीज बता, हमारे यहाँ क्या है, जॉब में क्या प्रावधान है, जो माइनॉरिटी सेक्शन है, जैसे कि जैन है, बुद्ध है, जो जिनकी संख्या कम है, उसको नौकरी में उन लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने अलग रिजर्वेशन मतलब अलग से उनके लिए सीट रिजर्व कर दिया। उल्टा ये है हमारे संविधान में, कि मतलब सिंपल सा इसके पीछे धारणा ये है कि चूंकि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, उसमें सारे धर्म के लोग रहते हैं, एकदम सम्मान पूर्वक रहते हैं, इसलिए सारे लोग रहेंगे,
और कोई किसी पे हावी नहीं होगा और सारे लोग एक दूसरे के साथ मिल के रहेंगे। इसके पीछे ये कंसेप्ट। चलो तो अब क्या है, धर्मनिरपेक्ष का अर्थ समझ में आ गया, सिंपल सा बात है। हम आगे लेके चलते हैं कि चूंकि हम जो 5-10-15 मिनट और बैठना, इसको हम लेक्चर सीरीज को खत्म कर देंगे आज ये, क्योंकि ये बहुत दिन से चल रहा है, ये कल का ही इतना टॉपिक था। चलो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। आगे जो था देखो, आगे क्या था हम शॉर्ट में समझा देते हैं। एक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का क्या मतलब है, देखो इसको अलग से समझो। सार्वभौमिक, वयस्क और मताधिकार 3 शब्द है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सार्वभौमिक, वयस्क, मताधिकार 3 शब्द है। सार्वभौमिक, वयस्क और मताधिकार। सबसे पहले ये समझो 3 शब्द है। वयस्क, सार्वभौमिक और मताधिकार। सबसे पहले मताधिकार का मतलब समझो, क्योंकि ये आसान है। मताधिकार का मतलब होता है वोट देना। सिंपल भाषा में समझो क्या आता है। आवाज नहीं आ रहा है क्या? दोनों सबको आवाज नहीं आ रहा है क्या? आवाज नहीं आ तो जिसको आवाज नहीं आ तो तुम अपना आवाज वॉल्यूम बढ़ाओ, नहीं तो जो है बाद में लेक्चर देखो, क्योंकि उसमें नेट का प्रॉब्लम होगा। अभी अभी रुक रहा है कि हमेशा आवाज नहीं आ रहा है? अभी रुक रहा है तो नेट का ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो उसमें बाद में आ जाएगा। देखो सुनो, अगर जिसको नेट का प्रॉब्लम है ना, वो बाद में चेक करना, तो उस पर रिकॉर्डेड सेक्शन में वो चेक कर लेना, देख लेना, ठीक है ना। अच्छा, हाँ तो ठीक है। और ठीक है, तो बीच में हम बोल देते हैं, कोई बात नहीं है। तो क्या है ना कि ज्यादा डिस्टर्ब होगा, क्योंकि देखो मौसम खराब है, तो इसलिए अभी नेट का डिस्टर्बेंस है। इसलिए क्या करोगे ना, अगर ज्यादा डिस्टर्ब होगा उसको बंद कर दो, ठीक है। चुपचाप चलो, इसको हम लेक्चर सीरीज को आज खत्म कर देंगे, ठीक है। बाद में जाकर उसको चेक कर लेना, देख लेना। अगर ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा है तो यही, अभी उसको बंद कर दो और जाकर सो जाओ, ठीक है। हाँ, नहीं डिस्टर्ब हो रहा है तो क्या करो, उसको शाम में तब चेक कर लेना, शाम में देख लेना या कल देख लेना उसको रिकॉर्डेड सेक्शन वाला। हाँ, तो जो मैनेज कर सकते हो वो लाइव क्लास करो, ठीक है। तो देखो, तो हम लोग अभी क्या बात करें, इस टॉपिक को हमको आज खत्म करना है, इसलिए हम 10-15 मिनट और लेंगे, लेकिन कल से दूसरा चीज नया। ओ, कुछ भी नहीं समझ सुना है, गायब हो जाता है बीच बीच में। तो उसमें हमको लग रहा है नेट का ही इशू चल रहा है। तब तो नेट का ही इशू होगा। ओके। हेडफोन खराब है, हेडफोन ले लेंगे नया। हम्म, क्या है? हेलो, हेलो, आवाज तो आ रहा। हेलो, हेलो, हेलो। अरे यार, समस्या है आवाज का। अच्छा ठीक है, उसके लिए कुछ प्लान करेंगे उधर। हेलो। हम्म आवाज आवाज नहीं है क्या? देखो, एक चीज और है, अगर यहाँ आवाज सही नहीं है तो रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में कैसे आवाज आता है? अच्छा, हो सकता है तब नेट का ही इश्यू होगा, समझे। हाँ, तो इसको ज्यादा दिक्कत होगा तो इसको ऑफ कर देना, ठीक है। और फिर बाद में देख लिया करो क्लास, कि अभी जैसे हम लोड करते हैं, अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तो रिकॉर्डेड वाले में एकदम स्पष्ट आवाज आता है, ठीक है ना। अगर कोई देखा होगा तो उसमें आवाज आता है। चलो ठीक है, ठीक। इस लेक्चर को हम थोड़ा बंद खत्म करते हैं, फिर हम लोग का शाम में देख लेंगे या कल उस पर फिर से चर्चा तो हम लोग क्या भी पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? हाँ, वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक, वयस्क और मताधिकार। सबसे पहले मताधिकार का मतलब होता है वोट देना, सिंपल सा समझो। मत मतलब होता है अपना मत अधिकार, मन हम जो चाहते हैं, मन मतलब हमारे जो अधिकार है वो, मतलब सिंपल भाषा में वोटिंग को बोलते हैं मताधिकार। वयस्क का क्या मतलब है? क्या सब लोग वोट दे सकते हैं? ये होता है वयस्क। नहीं, सब लोग वोट नहीं दे सकते हैं। वयस्क मतलब जो जवान होता है, एडल्ट होता है, वही लोग सिर्फ वोट दे सकते हैं। उसीलिए उसके लिए शब्द आता है वयस्क।
मतलब सब लोग वोटिंग नहीं कर सकते। तीसरा बात यूनिवर्सल, सार्वभौमिक। सार्वभौमिक मतलब होता है सारे लोग, सार्वभौमिक। यूनिवर्सल मतलब सार्वभौमिक, सार्वभौमिक मतलब होता है इस तीनों का एक साथ मिला के देखो तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। मतलब भारतीय संविधान में जो लोग वयस्क हो गए हैं, जो लोग जवान हो गए हैं, उनको वोट देने का अधिकार है। बच्चों का दिमाग कम होता है इसलिए बच्चों को अधिकार नहीं है वोट देने का। सिंपल सा, सिंपल सा ये मतलब है, ठीक है ना। तो हमारा संविधान वयस्क को परिभाषित ऐसे करती है कि जो बच्चे 18 साल के हो गए, अभी पहले 21 साल था लेकिन अब हमारा संविधान क्या कहती है, जो बच्चे 21 साल के हो गए हैं वो वोट हमारे वयस्क को यानी मताधिकार को, वोटिंग राइट को यूज कर सकते हैं। तो ये है वयस्क मताधिकार। समझ में आया? नहीं आया समझ में? क्या आवाज का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? नहीं समझे कि आवाज ही नहीं आया कि नहीं समझे? हम्म, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, आवाज म्यूट है इसीलिए नहीं आ रहा। म्यूट है इसीलिए नहीं पता। हाँ क्या बोल, कि सुन नहीं रहे थे कि बस समझ में नहीं आ रहा था? तो बाद में देखना पड़ेगा। देखो सुनो क्या कर रहे थे, सबसे पहले समझ में आया मताधिकार का क्या अर्थ है, समझ में आ गया। देखो मताधिकार मतलब होता है वोट देना, सिंपल। वयस्क मतलब होता है एडल्ट, सुनो ना, एडल्ट जवान को वयस्क बोलते हैं, समझे ना। मतलब बच्चे नहीं वोट दे सकते हैं ना, नहीं समझे बात। जब तक कि 18 साल की उम्र नहीं हो जाएगा तब तक वोटिंग, कभी सुने हो 18 साल के कम वाले बच्चे वोट देते हैं? तो इसीलिए इसके लिए टर्म आ जाता है वयस्क। देखो सार्वभौमिक मतलब सारे लोग जो 18 साल के, मतलब जो जवान हो जाएंगे उनको वोट देने का अधिकार है, इसका ये मतलब होता है सार्वभौमिक वयस्क हाँ इसका ये मतलब, हाँ मतलब कि हमारा संविधान जो लोग जवान हैं, जो लोग मैच्योर हैं, उनको वोट के अधिकार से रोक नहीं सकता है, सीधा सा मतलब ये हुआ, समझे। अब तुम पूछोगे कि ये यंग का क्या परिभाषा है, तो हमारा संविधान बोलता है कि वोटिंग के लिए, पहले सुनो, पहले 21 साल था लेकिन अब क्या हुआ, 18 साल का अब उम्र हमारा संविधान निश्चित किया है। जैसे ही किसी का 18 साल पूर जाता है, तुम वोटर लिस्ट में रजिस्टर करो, तुम्हारा नाम आएगा, तुम उसमें फिर आराम से वोट दे सकते हो। चाहे मुखिया का चुनाव हो, चाहे आपको सरपंच, सॉरी इसका सरपंच का चुनाव, सॉरी सरपंच वाला नहीं, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, उसमें सांसद का चुनाव होता है, या विधायक का चुनाव हो, इन सारे में क्या हो सकता है, उसमें वोटिंग। इसमें देखो कुछ और भी पोस्ट है लेकिन वो तो ठीक है, वो तो शिक्षा वाला है, उस पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे कि कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ जैसे ग्रेजुएट लोग दे सकते हैं, तो वो अलग चीजें हैं, उस पर बाद में चर्चा। तो क्या है, सिंपल सा है, वयस्क मताधिकार का क्या मतलब, सार्वभौमिक मतलब सारे लोग, वयस्क मतलब जो जवान हो गए हैं उनको मताधिकार मतलब वोट देने का अधिकार है, बस सिंपल सा बात। तो यही वर्ष है 1900, देखो हाँ उससे याद आ गया, क्या कर रहे हैं, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 के द्वारा मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से हटाकर 18 वर्ष, मतलब ये कहानी 1988 की है। 88 से पहले क्या होता था, सिर्फ 21 साल के बच्चे ही वोट दे सकते थे, मतलब 21 साल जिनका हो गया वो अब संविधान के नजर में वो अब जवान है, वही वोट दे सकते थे। लेकिन 1988 के बाद क्या हुआ, लोगों को लग रहा नहीं अब जल्दी 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 बच्चे बड़े हो रहे हैं, 18 साल में अब जवान हो गए, था उनको वोटिंग का अधिकार मिलना चाहिए। समझे कि नहीं समझे, क्या हुआ समझे? हाँ, यही है वोटिंग का अधिकार, मतलब क्या सीधा 21 साल से घटाकर 18 साल पे कर दिया गया 1988 के बाद, ये है समझ। चलो अब क्या है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का क्या कंसेप्ट है समझो थोड़ा सा। देखो ये हम लिखा देते हैं क्या चीज है, देखो ये है ना एकल नागरिकता, ये ठीक, इसको समझना है ये क्या पॉइंट है। इसको बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। ये क्या है थोड़ा समझाते हैं, ये क्या चीजें हैं, ये थोड़ा नया कंसेप्ट है बट समझाते हैं ये है क्या कर दो। हम लोग चूंकि भारत में रहते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए नागरिकता होती है। क्या होती है, नागरिकता, मतलब हम भारत के लोग हैं, इसके लिए सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है ना। अब तुम पूछो सर्टिफिकेट का क्या मतलब है, हम भारत देश में रहे, जैसे हमारा आधार कार्ड बना, पैन कार्ड बना, हम भारत के लोग हैं तभी बना, ठीक है। तो
ये हुआ नागरिकता। नागरिकता मतलब क्या, हम भारत के लोग हैं, इसका मुझे सर्टिफिकेट मिलता है, तो ये हुआ नागरिकता। तो हमारे यहाँ क्या है, क्योंकि हम देखो बिहार राज्य में रहते हैं, कोई यूपी में रहेगा, कोई दिल्ली में रहेगा, कोई हरियाणा में रहेगा, कोई महाराष्ट्र में रहेगा, अलग अलग जो लोगों पे रहता है। लेकिन भारत सरकार सिर्फ यही कहती है कि आप भारत के लोग हैं। समझे बात? ये नहीं कहती है भारत सरकार कि आप बिहार के लोग हैं, आप महाराष्ट्र के लोग हैं, अलग से सर्टिफिकेट देके ये नहीं कहती है कि आप बिहारी हैं। देखो ये तो हम लोगों ने बना दिया है कि लोग बाहर जाते हैं, बिहारी है, यूपी वाले हैं, महाराष्ट्र वाले हैं, फला वाले। ये तो हाँ, ये लोग, ये देखो ये कंसेप्ट क्या है ना, आपस में झगड़ा लगाने के लिए ये लगाया गया है कि बाहर लोग बिहारी को बोले तुम बिहारी हो, तुम यूपी वाले हो, तुम मुंबई से हो, ये नहीं। लेकिन हमारा संविधान स्पेशली ये नहीं कहता है कि तुम बिहारी हो, कि तुम महाराष्ट्र का हो। हमारा संविधान एक ही चीज बोलती है कि तुम भारत के नागरिक हो। समझे बात? ये हमारा संविधान ये भी नहीं कोड करेगी कि तुम स्पेशली हिंदू हो या मुस्लिम हो, किसी उसको उससे नहीं मतलब। उसको एक ही चीज से मतलब है कि तुम भारत में रह रहे हो तो भारत के आप नागरिक हो, बात खत्म। तो ये हुआ एकल नागरिकता। चूंकि पूरा देश है, उसमें राज्य भी है, ठीक है ना, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, फिर भी नागरिकता एक ही है कि हम भारत के लोग हैं। ये होता है एकल नागरिकता। समझ में आया? अब देखो, अब समझो ये कंसेप्ट क्यों डेवलप हुआ। अब हम चल जाते हैं अमेरिका, ठीक है ना। अमेरिका में क्या है, ड्यूअल, मतलब दो नाग सुनो, अमेरिका में क्या है कि दो नागरिकता का कंसेप्ट है। क्या है? हमारे भारतवर्ष में एकल नागरिकता का कंसेप्ट है, अमेरिका में क्या है, दो नागरिकता का कंसेप्ट है। दो मतलब क्या होगा, एक तो केंद्र की नागरिकता होती है और उसका एक अलग अलग छोटा छोटा राज्य है, वो भी उसको नागरिकता प्रदान करती है। सम नहीं सम इसलिए नहीं समझे क्योंकि पहले बार तुम लोग सुन रहे हो, इसलिए हम पहले ही बोले। भारत वाला तो समझ में आ गया। देखो हम चूंकि बिहार में राज्य में रह रहे हैं, यूपी में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं, तो भारत सरकार ये ठप्पा मार के नहीं देती आप बिहारी हैं, ठीक है ना, आप यूपी वाले हैं। भारत सरकार के, हाँ, भारत सरकार के नजर में देखो, ये यू हैव अनस्टेबल इंटर, हमारे यहाँ बता रहा है कि इंटरनेट प्रॉब्लम है, इसीलिए शायद हो सकता है बीच बीच में आवाज कट रहा है। तो यहाँ लिखा आ रहा है कि अनस्टेबल इंटरनेट हो सकता, चलो ठीक है, अगर दिक्कत हो, हाँ, तो अगर ज्यादा दिक्कत होगा तो क्या करना कि उसको ऑफ कर लेना, हम इसको इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, बाद में चेक कर लेना। बस अभी कोशिश करो कि जितना देर क्लास हो पाता है कर लो, नहीं तो अगर प्रॉब्लम होगा ना तो उसको हम बाद में क्या करेंगे ना, उसको लोड करके, ये हमको दो टॉपिक और इसमें है। हाँ, बस दो ही चीज है, दो तीन चीजें उसको खत्म करना है, इसलिए हम चाहते हैं आज ये खत्म हो जाए टॉपिक, तो बस 10-15 मिनट तो जल्दी शॉर्ट। तो एकल नागरिकता यही मतलब है कि हमारे यहाँ, जबकि अमेरिका में क्या हुआ, अलग अलग राज्य है, तो उसमें अलग अलग राज्य अपना ठप्पा देती है कि आप इस राज्य के नागरिक हैं, प्लस एक अमेरिका सरकार भी अपने तरफ से देती है कि आप अमेरिका के नागरिक हैं। समझे? तो ये हुआ एकल नागरिकता का, एकल नागरिकता की अवधारणा। तो सिंपल, और बाकी देखो एक चीज समझ लो, अभी हम पहले भी शुरू शुरू में क्या बोले लेक्चर में, ये सब चीजें क्या है, एक सिर्फ अभी हम एक लाइन में पढ़ा रहे हैं, ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है कि ये नागरिकता क्या, एक एक चीज पढ़ेंगे, ये नागरिकता क्या होता है, कैसे उसको परिभाषित करते हैं, नागरिकता का कंसेप्ट कहाँ से आया, उसमें कैसे हम, जैसे हम लोग जाते हैं अमेरिका, तो नहीं सुनते होंगे कि अच्छा हम अब हम अमेरिका अमेरिका में रहने लगे, अब हम अमेरिका के लोग हो गए, तो उसका अलग नियम है। जैसे अमेरिका के लोग भारत में रहने लगेंगे तो उसका अलग, तो फिर वो भारत के लोग हो जाएंगे तो भारत की नागरिकता मिले, ये सब पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं लेना कि ये नागरिकता का क्या धर्म है, क्या क्या मतलब है, पूरा उसमें 2-3 दिन का पूरा लेक्चर है उसमें, तो वो सारा पढ़ लो। चलो, तो ये है और इसके अलावा नागरिकता, एकल नागरिकता का अर्थ समझ में आ गया। अब दूसरा है कि स्वतंत्र निकाय, ये हम चीज पहले भी चर्चा कर चुके। स्वतंत्र निकाय का मतलब होता है, 14वां कंसेप्ट है, पेज में दिखा देते हैं उसको, देखो, हाँ, यह है ना 14वां, स्वतंत्र निकाय, इंडिपेंडेंट बॉडीज, ठीक है। स्वतंत्र निकाय, इसका क्या मतलब समझाते हैं क्या? चलो लिख लिया। अब देखो समझो क्या, हमारे संविधान ने क्या किया है, अभी हम पहले क्या बता रहे थे कि हमारे यहाँ विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका, तीन मेन संस्थाएं,
समझो ध्यान से। अभी देखो, एक बार गौर से समझो, तुरंत दिमाग में सवाल मत लाया करो, पहले ध्यान से सुनो, पूरा बात खत्म हो जाएगा, खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है? इसलिए पहले ध्यान सुनो। विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका। तो विधायिका का काम क्या है? कानून बनाना। समझो, ऐसे ध्यान से समझो। विधायिका मतलब क्या? संसद में लोग बैठते हैं और कानून बनाते हैं, उसको बोलते हैं सिंपली विधायिका। अब कानून तो मान लिया जाए हम बना दिए, लेकिन कानून को कोई लागू करने वाला तो कोई आदमी चाहिए ना। जैसे हम लोग पुलिस बोलते हैं, पुलिस का क्या काम होता है? कानून को जगह जगह पे उसको लागू करवाना, कि आप नियम के अनुसार सबको चलना। ऐसे ही कार्यपालिका का मतलब होता है कि काम करने वाला। तो कार्यपालिका क्या पढ़ते? विधायिका में जो लोग कानून बना दिए वो उसको आप लागू करेंगे। जैसे हम किसी चीज पे कानून बना दिए, चाहे किसान के लिए कोई कानून बना दिए, कि जैसे देखो अभी प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत क्या होता है? पैसा मिलता है सारे किसान को 6,000 रुपये एक साल में। तो वहां से कानून बन गया। अब कार्यपालिका का काम क्या होगा? उसमें अलग अलग अंग है, वो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। उसका काम क्या है? ये लागू हर राज्य में लागू हो और सबको पैसा मिले, ये सुनिश्चित करना होगा कार्यपालिका का काम। सॉरी, हाँ, कार्यपालिका। तो सिंपल भाषा में समझो, अभी हम उसमें पढ़ेंगे, पूरा डिटेल समझो। विधायिका में क्या होता है कि अधिक ज्यादा नेता लोग होते हैं। क्या होते हैं? ज्यादा मतलब सब पार्टी, हाँ, सब पार्टी के नेता लोग बैठ के उस पर कानून बनाते हैं। अब ऐसे ही समझो, एक संस्था है सपोज, समझे। तो संस्था में जब कोई कानून बनाना होगा तो सारे 10 लोगों को बैठा लेंगे और हम लोग डिसीजन ले लेंगे, अच्छा ये चीज इस नियम में रहेगा। लेकिन जब काम करना होगा तो 10 आदमी की जरूरत ही नहीं है, तब 2 आदमी को काम दे देंगे, अरे तुम 2 आदमी जो है ये जो नियम बना दिए इसके अनुसार तुम काम कर लो। समझे बात? जैसे अब जैसे देखो, एक डीएम का काम हुआ, या तुम्हारे यहाँ पुलिस का कोई काम होगा, या ब्लॉक में कोई काम होगा, तो नियम बनाने वाला तो कोई और होगा। समझे ना? चाहे हम पेपर लेके जाते हैं या आधार कार्ड के लिए जाते हैं, तो नियम तो कोई और बना, लेकिन लागू करने वाला तो कोई और होता है। समझे ना? तो एडजेक्ट यही होता है कि जब संसद में क्या होता है कि अधिकतर नेता लोग बैठते हैं, उस पर कानून बनाते हैं, लेकिन जो कानून लगवाने वाला होता है वो अलग आदमी होता है। तो विधायिका अलग है, वो हम लोग पढ़ेंगे अभी पूरा, इस पर चिंता, एक पूरा इस पे तो सबसे लंबा लेक्चर है, विधायिका क्या है, कार्यपालिका, पूरा एक संसद में बहुत बड़ा लेक्चर है, तो वो सबसे बड़ा लेक्चर वही है, उस पर बाद में पढ़ेंगे। तो विधायिका का मतलब वो जो कानून बनाएगा, कार्यपालिका मतलब उसको क्रियान्वयन मिलेगा, और न्यायपालिका मतलब कोर्ट नहीं। और न्यायपालिका का क्या काम है कि उसको देखेगा कि सही से कानून लागू हो रहा है कि, मतलब कोर्ट ये क्या कर रहा है, टाइम टाइम पे सरकार को देखते रहते। अच्छा, जैसे देखो अभी कोरोना का केस है, सुनो कोरोना हो रहा है सारे जगह पे, तो सारे जगह का सरकार अपनी तरफ से मनमानी कर रही है। कहीं ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, कहीं बेड का प्रॉब्लम है, कहीं पे किसी को अस्पताल नहीं मिल रहा है, तो उसमें फिर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया। अब कैसे इसे बताएंगे कैसे हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप किया और बोला कि नहीं, सारे लोगों को आप सही से ऑक्सीजन दो, सही से सिलेंडर दो, वैक्सीन दो, मतलब अलग अलग सुविधा प्रदान करो। अब ये क्या होता है ये हम बताएंगे, क्योंकि देखो हम लोगों ने मौलिक अधिकार का भी चर्चा किया कुछ देर पहले। तो हमने क्या किया, हमारे संविधान ने हमको जीने का अधिकार दिया, जीने का अधिकार दिया ना। क्योंकि कोरोना बीमारी से सब लोग मर रहा है, तो मर रहा है तो हमारा क्या हो, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, कि हमको अब जीने तक का भी मुश्किल हो रहा है। तो इस मामले में क्या होता है, हम लोग फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट अधिकार है इस मामला में हस्तक्षेप करने। नहीं तो जनरली हम अभी क्या पढ़ा है कि कोर्ट जो होता है, विधायिका इन संसद के मामला में हस्तक्षेप नहीं करे। लेकिन जब किसी आदमी के जीवन जीने की बात आ गई, कोई ऐसा विकट परिस्थिति आ गया, तो वहां संविधान को मतलब संसद को, मतलब कोर्ट को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। तो ये होता है। तो है क्या हमारे यहाँ स्वतंत्र निकाय, वैसे कि कार्यपालिका मैंने संसद का अलग काम है। अभी हम क्या पढ़ा, संसद का अलग काम है, न्यायालय का अलग काम, इसके अलावा और अलग अलग बॉडी होते हैं। देखो अभी तो तुम लोग नहीं पढ़े हो, उसमें क्या होता है अलग अलग निकाय, जैसे कि राज्य लेवल पे कोई काम कर रहा है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, यानी जिसको हम लोग कलेक्टर बोलते हैं, सबका अलग अलग काम बटा हुआ। और सब लेवल पे इसके अलावा अलग अलग बोलते कमिटीज होता है, उसको इसको क्या, सब एक मिनट दिमाग, अलग अलग, हाँ, अलग अलग कमेटी, जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग हुआ कमेटी हुआ, उन सब का अलग अलग, हमारे संविधान ने ही उनका अलग अलग काम को बांट दिया है। उस मामले में इसका मतलब क्या हुआ कि हम हर एक किसी के मामला में हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
एक कोई संस्था काम करेगी जिसका काम होगा अपने यहाँ से बिजली के संबंध में कोई काम होगा, ठीक है, तो बिजली विभाग अलग होगा। ऐसे समझो कि अपने यहाँ बिजली अलग विभाग से आएगी, रोड विभाग अलग होगा, मतलब रोड वाला बिजली वाले के मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बिजली वाला रोड वाले के मामला में हस्तक्षेप नहीं करेगा। समझे कंसेप्ट क्या हुआ? मतलब रोड वाला विभाग अपना रोड बनाएगी, बिजली वाला विभाग अपना बिजली बनाएगी। ये है सिंपल सा इसका कंसेप्ट कि अलग अलग स्वतंत्र निकाय का उन्होंने संविधान ने बनवाया है, और हर स्वतंत्र निकाय में अलग अलग काम है, और हर काम को एक दूसरे को हस्तक्षेप नहीं करेगा। सिंपल सी बात, ये है इसका मतलब। स्वतंत्र निकाय का मतलब ये, इसको इंडिपेंडेंट बॉडीज बोलते हैं। आया थोड़ा समझ में? नहीं आया? देखो सिंपल सिंपल बात समझो कि हमारे संविधान ने अलग अलग छोटे छोटे चीजों आदमियों को नियुक्त किया है, ठीक है। जैसे हम यहाँ हैं, ठीक है, हमारे संस्था में अगर हम एक कोचिंग खोल लेते हैं, समझो, ध्यान समझो, ध्यान समझो, हम एक कोचिंग खोलते हैं, वहां पे 5 टीचर हैं या 10 टीचर हैं, और हम सबको काम दे देते हैं। आपका काम है मैथ पढ़ाना, आपका काम है साइंस पढ़ाना, आपका काम है एसएसटी पढ़ाना, आपका काम है इंग्लिश पढ़ाना। तो सारे लोग अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ये नहीं कि वो उसके मामला में हस्तक्षेप करेंगे कि आप ये पढ़ाइए, हम ये भी पढ़ा देते हैं, ये रूल होता है। ऐसे हमारे यहाँ क्या है, हमारे संविधान ने क्या किया है, सबको अपना अपना अधिकार दिया है, अपना नहीं, हम दूसरे के मामला में क्या करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यही होता है स्वतंत्र निकाय का मतलब। चलो बस 2 टॉपिक और बचा है, इसको हम खत्म कर देते हैं 5 मिनट में, इसका क्लास खत्म। इसके बाद अलावा हमारे संविधान ने आपातकालीन प्रावधान की सुविधा दी है, और आपातकालीन प्रावधान का क्या मतलब है समझाते हैं। देखो, आपातकालीन प्रावधान, चलो ये इसमें दो दो चीजें हैं ना, ये बस अब खत्म हो गया, इसको 2-5 मिनट खत्म। आपातकालीन प्रावधान और त्रिस्तरीय सरकार का क्या मतलब? देखो, सबसे पहले आपातकाल का क्या मतलब होता है, तो संकट वाला जो स्थिति होता है उसको हम लोग आपातकाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आप इमरजेंसी नहीं बोलते, इमरजेंसी में कोई काम करना है तो इमरजेंसी है, मतलब कि बहुत जरूरी है। तो आपातकाल का हमारे यहाँ संविधान, आपातकाल का मतलब ये होता है कि कोई विकट परिस्थिति है, मतलब देश की स्थिति खराब है उसमें, जैसे अभी कोरोना है तो अभी आपातकाल का स्थिति, उसमें संवैधानिक रूप से क्या आपातकाल का क्या स्थिति, वो भी हम समझाएंगे क्या। तो हमारे संविधान तीन तरह का आपातकाल का चर्चा किया है, एक राष्ट्रीय आपात, एक राज्य में आपात, एक वित्तीय आपात। राष्ट्रीय आपात का क्या मतलब होता है कि जैसे, ध्यान से समझो, जैसे क्या हो जाए कि किसी के साथ युद्ध हो जाए, अमेरिका का साथ, सॉरी अमेरिका नहीं, चाइना के साथ पाकिस्तान की युद्ध हो जाए, उस टाइम में क्या करता है, एक आपातकाल लागू हो जाता है। ठीक, आपातकाल लागू होने का क्या मतलब, सरकार कुछ विशेष निर्देश देगी कि नहीं, किसी को घर से बाहर नहीं है, सबको अपने अपने घर में रहना है। तो ये सब आपातकाल में होता है कि कुछ खास तरह के नियम, खास तरह के कानून सरकार को हम पे प्रतिबंध लगा देती है। तो आपातकाल का यही मतलब होता है कि जो सिंपल स्थिति है, जैसे अभी क्या